Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. हम बात करेंगे ट्रिफिड के बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एआईज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ये आपका ये आर्टिकल और जो ये मीडिएशन एज अ सॉल्यूशन टू जुडिशियल बैकलॉग, ये दोनों आर्टिकल्स मेंस ओरिएंटेड हैं एंड बाकी ऊपर के जो तीन हैं दे आर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. सो दिस विल बी कवरिंग टुडे. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू हैव कमेंट सेक्शन, आप अपने कमेंट शेयर फीडबैक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द सेशंस. अभी तो वंडरफुल सेशंस आर कमिंग आउट बाय एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड दे आर गिविंग यू ग्रेट गाइडेंस एंड कंटेंट फॉर प्रीलिम्स. सो आप याद करते जाइए, साथ साथ कवर करते जाइए, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है. राइट, श्रीराम IAS हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985 लाइक दिस. ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रखी है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है एंड ये टॉपिक वाइज चल रहा है. आप सेशन रेफर कर सकते हैं और उनके लिए जो 2025 का नहीं 26 प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स इज देयर फॉर यू. ये आपको कंप्लीट CSAT 1-to-1 मेंटरशिप एवरीथिंग, GS सेशंस सब प्रोवाइड करता है. तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा एंड दे विल गिव यू द कंप्लीट डिटेलिंग फर्दर. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. विदाउट टेकिंग एनी टाइम विल टॉक अबाउट ट्रिफिड. In a significant move to promote tribal entrepreneurship and economic inclusion, TRIFID recently signed MOUs with Reliance Retail, HCL Foundation and Trojimlo Indonesia. तो बेसिकली हम इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रिफिड की बात करेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली ट्रिफिड वर्क्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी आपके साथ. इट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU with these organizations ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, इकोनॉमिक इंक्लूजन हो. राइट, सो जैसे आप मान लो रिलायंस रिटेल है, ये आपके ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट दे सकते हैं, बेटर सेल होगी. HCL फाउंडेशन, दैट इज दी CSR आर्म ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, ये हेल्प करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल एड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी द रीच ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ऑब्वियसली इंडिजीनियस जो आर्टिजन्स हैं, दिस MOU विल हेल्प द इंडियन ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स टू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. राइट, इससे क्या होगा, इनकम अच्छी मिलेगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप इंटरनेशनल मार्केट नेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट मतलब आपको वो मार्केट एक्सेसिबल हो जाएगी और इकोनॉमिक इंक्लूजन भी होगा, दैट टू सस्टेनेबल. ठीक है जी. सो ट्रिफिड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. 1987 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984. सरकार ने इसको एस्टैब्लिश किया एज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी. इसका काम क्या है, जो देश के ट्राइबल्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना. By institutionalizing the trade of minor forest produce and surplus agricultural produce cultivated by them, जो ट्राइबल्स हैं उनके प्रोडक्ट को रिटेल मार्केट ऑनलाइन तक लेकर जाना. राइट, जैसे ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, कल्चर होता है, उनको प्रमोट करना. Are you getting my point? So TRIFID here works for their development. They collect minor forest produce, honey, tamarind, medicinal plants. Right? Tribals basically collect these minor forest produce. They grow surplus agricultural products. और ट्रिफिड फिर उनको हेल्प करता है टू सेल दीज प्रोडक्ट्स एट गुड प्राइसेस. आर्टिजन्स को ट्रेन करना टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट, वो भी ट्रिफिड का एक ऑब्जेक्टिव है. सो प्रोडक्शन अपलिफ्ट करवाना, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर ताकि उनकी स्किल्स एनहेंस हो, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रमोशन करना. एंड यू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप्स, यू इवैल्यूएट द प्रोसेस एंड द एक्टिविटीज एंड आप फिर मिनिस्ट्री को इनपुट देते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोच ओवरऑल, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ट्राइबल पीपल थ्रू फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेंसिटाइजेशन, ट्रेनिंग देना उनको, मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया,
राइट, मार्केटिंग द ट्राइबल प्रोडक्ट्स ऑन सस्टेनेबल बेसिस, क्रिएटिंग अ ब्रांड। सो यहाँ पर वो जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स की उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट अंडर द ब्रांड नेम दैट इज ट्राइब्स इंडिया। तो वो जो मार्केटिंग होती है, दे डू इट थ्रू रिटेल आउटलेट्स, एग्जीबिशंस, ई मार्केटिंग, राइट। तो ट्रिफिड को सरकार ने, इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट्स, जो सरकार की एमएसपी होती है, टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रपोज मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। आसाम की कैपिटल दिसपुर। या आप कहोगे मैम हमें कैपिटल क्या, कईयों को नहीं पता होगी, देखना कईयों को नहीं पता होगी आसाम की कैपिटल। कोई अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के साथ आसाम की कैपिटल मिस कर देता है। इंडिया और उसकी कैपिटल, आपको स्टेट्स उनकी कैपिटल्स याद है? बेसिक। अरुणाचल प्रदेश की क्या कैपिटल है बताइए? एंड अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के साथ साथ आपको एक और कैपिटल बताओ आज, चलो मिजोरम की बता दो। ठीक है, ये दो कैपिटल्स बतानी है आज आपको। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हेड्स ऑफ मिशंस ऑफ 61 कंट्रीज दे टुक एलिफेंट एंड जीप सफारी राइड्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पड़ता है एंड जस्ट अ मिनट, हाँ आसाम में पड़ता है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया। ब्रह्मपुत्र आपने नदी अभी मैप में भी देखी होगी, गुजर रही थी वहां से। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी गई बाय यूनेस्को। यहाँ पर आपको बहुत बड़े एलिफेंट ग्रासेस, रग्ड रीड्स, मार्शेस, शैलो पूल, शेयर फॉरेस्ट जैसा टेरेन देखने को मिलेगा। द रिवर डिफलू जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ से बहती है, इसकी बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर मैंने आपको वेजिटेशन बता ही दी है। और एनिमल्स में यू विल फाइंड राइनो, टाइगर्स, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर्स यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दिस पॉडकास्ट सीरीज, नंबर ऑफ एपिसोड्स आर आउट। ये पॉडकास्ट सीरीज बेसिकली जो टॉप हॉट बर्निंग इश्यूज होते हैं, तो जो फैकल्टीज हैं वो उनको डिस्कस करती हैं। आपके मीन्स के लिए बहुत काम आएगा, ओवरऑल पिक्चर एनालिसिस, ओवरऑल इंटरव्यू में बहुत काम आएगा ये। तो इसीलिए आप इसको रेफर कर सकते हो। जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना, मस्ट। दो ग्रेट बेस्ट फैकल्टीज आपस में दे डिस्कस वाया पॉडकास्ट। दिस इज अ पॉडकास्ट सीरीज। जो भी इसमें से जो उनकी डिस्कशन से इंपॉर्टेंट क्रक्स निकलता है उसको लिखो, लिखने की आदत डालो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत से सेशंस दे आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, तभी बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन। हाल ही 21st African Asian Rural Development Organization concluded and reaffirmed that development is strongest when rooted in community, driven by local knowledge, technology and South-South cooperation. डेवलपमेंट तब स्ट्रांग होती है जब उस डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी ऐड हो, कॉपरेशन ऐड हो, है ना, लोकल नॉलेज ऐड हो, तब डेवलपमेंट होती है, राइट। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ओवरऑल ये कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई अभी, एंड द मैसेज इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड रूटेड इन द कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी डिजाइन बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, राइट। जो विजडम, जो प्रैक्टिसेस, जो नॉलेज लोकल पीपल के पास है, दैट शुड बी वैल्यूड, दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यूज लोकल रिसोर्सेज एंड द स्किल्स। Using that in making development, it will make development more practical, more sustainable. South-South cooperation means जहाँ पर developing nations होते हैं, एशिया, अफ्रीका के, they should share their knowledge, their experiences, their resources. इसका क्या significance है? रूरल कम्युनिटीज एम्पावर होंगी, सेल्फ रिलायंस प्रमोट होगा, कोलैबोरेशन और होगी बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है,
चलिए तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अफ्रीका और एशिया की सरकार आती हैं। 1962 में एस्टैब्लिश हुई। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया विद द पर्पस, विद द व्यू कि यहाँ पर यू विल प्रमोट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, सब साथ में मिलकर काम करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करेंगे। देयर विल बी कोऑपरेटिव एक्शन कि आगे फॉर फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, उनकी डेवलपमेंट की बात होगी। इसकी मेंबरशिप इट इज ओपन टू ऑल द कंट्रीज ऑफ एफ्रो एशियन रीजन, प्रोवाइडेड दैट इट इज अ फुल, या तो यूनाइटेड जो कंट्री है दैट इज अ फुल मेंबर और द एसोसिएट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और एनी ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी, organizations and foundations that are concerned with the development of rural communities. बेसिकली वो कह रहे हैं कोई भी मेंबर बन सकता है इफ इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन या फिर उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अभी 32 फुल मेंबर कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स पुअर रूरल कम्युनिटीज बाय इम्प्रूविंग फार्मिंग, बाय इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ सफिशिएंसी आप एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इन इम्प्रूविंग द रूरल लाइव्स, या ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर कि आप अपने रिसोर्सेज, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, राइट। सो फंक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? एप्रोप्रिएट इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना, टू ऑर्गेनाइज एंड फेलिसिटेट द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल, रीजनल एंड इन कंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, to strengthen the institutional capacity of the member countries in sustainable agricultural and rural development. Basically वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाना, आप अपनी एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। ट्रेनिंग होगी एट इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल लेवल्स। रूरल इश्यूज को ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेगी, लाइक फार्मिंग टेक्निक्स, वाटर मैनेजमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। इट विल गैदर द इंपॉर्टेंट डेटा, राइट। इट विल शेयर दैट विद द मेंबर कंट्रीज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सपोर्ट द पायलट प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इनिशिएट रिसर्च, वो मैंने आपको बता ही दिया फॉर व्हाट पर्पस। सो व्हाट एल्स इज देयर? AARDO is recognized as an observer in the international organizations like FAO, UNESCO, UNDP, IFAD. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर यहाँ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। जीएस पेपर 2 मेंस में आपको काम आएगा। ये जो मैं बताऊंगी ये आपको लिखना पड़ेगा। Note it down, the points that I'll share. ठीक है। The backlog of cases in India's judicial system has reached alarming levels. 82,000 पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 62 लाख हाई कोर्ट्स में हैं, 5 करोड़ लोअर कोर्ट्स में हैं। समझ रहे हो आप? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो नहीं करना। इस डिले की वजह से लोगों को साल साल वेट करना पड़ता है, इवन डेकेड्स फॉर जस्टिस, जिससे इट इफेक्ट्स देयर लाइव्स। सो हियर हाउ कैन मीडिएशन हेल्प? Mediation is becoming an alternative way to solve the disputes quickly instead of waiting for the court's judgment. What is mediation? जहाँ पर एक होता है ना कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आ जाए मसला सुलझाने के लिए। ठीक है, लेकिन वो कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि दो भाई बहन भी के बीच में लड़ाई हो जाती है, मम्मी आप उसकी साइड लोगे, पापा आप तो उसकी साइड लोगे। समझ रहे हो? तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी दैट विल हेल्प बोथ द साइड्स टू डिस्कस देयर इश्यूज एंड रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। इट विल बी फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, लेस स्ट्रेसफुल। आप इसको बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सिविल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली मैटर्स होते हैं, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। इससे कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होगा, जस्टिस भी क्विक हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा।
राइट? लॉन्ग लीगल बैटल्स भी नहीं चलेंगी. So because of this increasing number of pending cases, mediation is being promoted as the solution to reduce the judicial delays, to improve access to justice in India. नहीं? अच्छा, हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि क्या कारण है, इतने केसेस क्यों पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट्स में. इंडिया का कोर्ट सिस्टम इतना, आप देखो कितना ओवरलोडेड है विद केसेस. वाई? पहला तो आप जजेस की बात करो, नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन लोगों के लिए कितने जज हैं? 21 जजेस, 21 जज हैं सिर्फ, विच इज वेरी लो. फ्यू जजेस विल हैंडल टू मेनी केसेस, इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस. दूसरा, लोग भी अब अवेयर हो रहे हैं, दे आर लीगल अवेयरनेस आ रही है, सो देर इज राइज इन लिटिगेशन ऑल्सो. एक तो जज टू पॉपुलेशन रेशियो इज लो. दूसरा, लीगल अवेयरनेस आने से, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब यहाँ पर मान लो 4 लोगों, एक PIL के बारे में बताऊं तो मान लो कुछ एक ग्रुप है, ग्रुप भी नहीं लगाओ, 10-15, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, कहाँ मैं एग्जैक्टली बोलो कि सिर्फ 10-15 लोग हैं, ऐसा नहीं है. जब एक ग्रुप को कोई दिक्कत हो रही है, दे आर सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या XYZ, वेजेस सही नहीं मिल रहे हैं, या जो भी परेशानी हो रही है, अब वहाँ पर क्या होता है ना कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो नहीं, एक पर्सन नहीं जा सकता है. देयर इज, यू कैन से, हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है. तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ फ्रेमवर्क जहां पर, देखो, प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशंस वी नीड टू फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां पर बॉन्डेड लेबर को लेके, मिनिमम वेजेस को लेके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, देयर आर थिंग्स. सो PIL इज फाइल्ड. सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दे रखे हैं सबको, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, बट टू हेल्प पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, तो फिर वहां PIL डलती है. ठीक है जी, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी, हम वापस से आते हैं. मैं PIL पे, देयर इज अ कंप्लीट हु कैन फाइल अ PIL और व्हाट इज अ पर्पस. सो पर्पस ओवरऑल अगर एक टर्म में बता दूं तो एम इज टू गिव कॉमन पीपल एक्सेस टू द कोर्ट्स टू ऑब्टेन लीगल रिड्रेस, राइट? सो अच्छा, तीसरा पॉइंट अब हम क्या और कह सकते हैं, देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी ऑल्सो. लीगल सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. इंडिया फॉलोज एन एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम जहां पे बोथ साइड्स प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड चैलेंज द डिसीजंस. पीपल कैन फाइल मल्टीपल अपील्स, इंटरिम एप्लीकेशंस, केस बहुत लंबे चलते हैं. एनफ कोर्ट रूम्स नहीं है, जजेस नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सो इट स्लो डाउन द हियरिंग्स. Budget issues prevent courts from expanding and improving their facilities also. That can be one of the factor. Right? Infrastructural deficiency, adversarial legal system. Mediation can help here. जहाँ पर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी, that will solve the dispute. Mediation कोई जबरदस्ती नहीं है, it is voluntarily. It is cost effective and it is confidential also. ठीक है? Overall, it will reduce the workload. ठीक है, बट मीडिएशन के रिगार्डिंग भी चैलेंजेस हैं. क्या है? क्योंकि मीडिएशन कोई बाइंडिंग तो है नहीं, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. अवेयरनेस भी नहीं है. मेनी पीपल्स एंड लॉयर्स डू नॉट नो अबाउट मीडिएशन फॉर इट्स बेनिफिट्स. पीपल ट्रस्ट ट्रेडिशनल कोर्ट्स ओनली. दे प्रेफर वेरी लॉन्ग लीगल बैटल्स. मीडिएशन इज वॉलेंटरी. अगर पार्टी नहीं अग्री करी, दे कैन वॉक अवे विदाउट अ सॉल्यूशन. मीडिएशन के सेटलमेंट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड अनलेस बोथ पार्टीज अग्री. Now
not all the courts have mediation centers also, right? So that was the scenario. Moving ahead with the last article of today's session, where we'll talk about amid rising AI की adoption बढ़ती जा रही है. Experts का ये concern है कि उसका environmental impact, AI का environmental impact. आप सोचो, AI को आप environment से अब link करोगे. Very important for your means perspective. And what can be the measures to mitigate it? So पहले तो सबको artificial intelligence पता है. एक होती है आपकी इंटेलिजेंस, एक होती है बस आप जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हम आर्टिफिशियल एक मशीन को कहें कि आप सोच लीजिए हमारी तरफ से प्लीज. मशीन्स को आप इतना स्मार्ट बना रहे हो, दे कैन थिंक, दे कैन लर्न, दे कैन मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस, राइट? AI industry is worth around $200 billion today. India has launched AI for India 2030 initiative, जहां पर इंक्लूसिव AI तो हो बट एथिकल हो, रिस्पॉन्सिबल हो. देखो AI में क्या होता है ना, डेटा कलेक्शन चाहिए, आपको ट्रेन करना है उसको. पहले तो आप डेटा कलेक्ट करोगे. यू आर टीचिंग AI हाउ टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, हाउ टू मेक डिसीजन. यू आर डिप्लॉइंग इट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं हेल्थ केयर में, चैटबॉट्स, right? And you're monitoring it again, you're updating it to keep it accurate, to keep it useful. So here let's talk about the environmental impact of AI. देखो क्या होता है, जो AI powered data centers होते हैं ना, they need huge amount of electricity. कहाँ से आ रही है और क्या होगा फिर? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. अभी AI related activities they are causing 1% of global greenhouse gas emissions, पर ये 2026 तक डबल हो सकता है. हाई एनर्जी कंजम्पशन, राइट? स्पेशली जैसे AI like ChatGPT, they use 10 to 100 times more power, राइट? फिर AI powered जो डेटा सेंटर्स हैं they create massive amount of e-waste also, right? AI need chips that rely on rare earth metals that is coming from mining will harm the environment. they need in data centers में होता ना, जैसे ह्यूमन माइंड ठंडा रहना चाहिए, ऐसे दिमाग तो ठंडा रहना चाहिए, AI का दिमाग भी ठंडा रहना चाहिए, मशीन्स का. तो वहां पर भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है? सो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं. तो यहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं. वी कैन मेक AI मॉडल्स मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड यू नीड टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. नाउ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS. ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू राइट व्हाटएवर आई हैव सेड. ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.